स्टूडेंट्स, तो बच्चों स्टार्ट करते हैं हम अपना न्यू सब्जेक्ट हिंदी व्याकरण। आपकी बुक आधुनिक हिंदी व्याकरण एवं रचना, जिसकी लेखिका है निशा राजवंशी और पब्लिकेशन है अजंता बुक्स इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट चैप्टर, जो कि है हमारा भाषा, लिपि और व्याकरण। भाषा, लिपि और व्याकरण। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मनुष्य समाज में रहता है, हमें दूसरे लोगों से बातचीत करनी पड़ती है। अपने विचारों को प्रकट करने के लिए जिस माध्यम का प्रयोग होता है उसे भाषा कहते हैं। जिस माध्यम के द्वारा हम अपने भावों और विचारों को प्रकट करते हैं उसे भाषा कहते हैं। भाषा हमारे जीवन का अनिवार्य अंग है। इसके बिना एक दिन भी हमारा काम नहीं चल सकता। कभी हमें बात कहनी पड़ती है तो कभी सुननी पड़ती है। दोनों के लिए भाषा बहुत ज़रूरी है। भाषा का पता होना, ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है, सुनने के लिए भी और कहने के लिए भी। अगर आपको भाषा का ज्ञान है तभी आप बोल पाएंगे, और अगर आप अच्छे से ज्ञान है तभी आप किसी की बात को सुन पाएंगे। भाषा के भेद। मुख्य रूप से हम अपने विचार मुंह से बोलकर या लिखकर प्रकट करते हैं। इस आधार पर भाषा के दो भेद होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा क्या होती है? जब कोई अपने विचार मुख से बोलकर प्रकट करता है तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं। आपस में बातचीत करना, गाना गाना, भाषण देना, फोन पर बातें करना, दादी से कहानी सुनना आदि मौखिक भाषाएं के उदाहरण हैं। मौखिक भाषा को कानों से सुनकर समझा जा सकता है। बोलना और सुनना मौखिक भाषा के मुख्य अंग हैं। मौखिक भाषा का प्रयोग पढ़े लिखे और अनपढ़ दोनों कर सकते। लिखित भाषा। जब विचारों को लिखकर अभिव्यक्त किया जाता है तो भाषा के उस रूप को लिखित भाषा कहते हैं। कॉपी में अपना काम करना, पत्र लिखना, पुस्तक पढ़ना, अखबार पढ़ना आदि लिखित भाषा के उदाहरण हैं। लिखित भाषा को पढ़कर समझा जा सकता है। लिखित भाषा के मुख्य दो रूप से अंग हैं, लिखना और पढ़ना। लिखित भाषा का प्रयोग केवल पढ़े लिखे लोग ही कर सकते। तो दो तरीके की भाषा देखी है आपने, एक देखी मौखिक भाषा और एक देखी लिखित भाषा। मौखिक भाषा के दो अंग हैं, एक तो सुनना और एक बोलना, है ना। एक तो सुनना और एक बोलना, यानी कि आप कोई भी चीज़ बोल रहे हैं तो वो मौखिक भाषा का अंग है। अगर आप कोई चीज़ सुन रहे हैं यानी कि कोई दूसरा बोल रहा है तो वो भी मौखिक भाषा का अंग है। और लिखित भाषा का अंग क्या है? लिखना और पढ़ना। लिखना और पढ़ना ये पढ़े लिखो लोग ही कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपने पढ़ाई की है तो आपने भाषा का ज्ञान लिया है, आपने पूरा व्याकरण पढ़ा हुआ है, आपको भाषा का ज्ञान है, तभी आप लिख सकते हैं और तभी आप पढ़ सकते हैं। भाषा का अस्थायी और स्थायी रूप। मौखिक भाषा को भाषा का अस्थायी रूप माना जाता है, क्योंकि मुख से बोली गई बातें लंबे समय तक सुरक्षित नहीं रहती। कुछ बातों को रिकॉर्ड रखकर सुरक्षित रखा जा सकता है, लेकिन सभी बातों को नहीं। लिखित भाषा को भाषा का स्थायी रूप माना जाता है, क्योंकि इसमें कई सामग्री को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। प्राचीन कवियों को लेखकों की रचनाएं इसलिए सुरक्षित रह सकी क्योंकि वे लिखित रूप में थे। तो भाषा के दो रूप हैं, एक अस्थायी और एक स्थायी। अस्थायी होता है मौखिक रूप। जब कोई चीज़ बोली जाती है वो आज याद रहेगी, कल याद रहेगी, परसों याद रहेगी, लेकिन एक समय के बाद हम उसे भूल जाते हैं। लेकिन जो लिखित भाषा होती है वो क्या होती है? स्थायी रूप होता है। अगर आप देखेंगे तो सभी के घरों में रामायण, महाभारत या फिर कोई भी पुराना ग्रंथ जो कि बहुत सालों पहले लिखा गया था ऋषियों द्वारा, कवियों द्वारा, वो आपको देखने के लिए मिल जाता है। क्यों? क्योंकि वो स्थायी रूप था भाषाओं का, उन्होंने लिखकर अपनी बात को कहा था, इसीलिए वो आज हमारे पास सेव है। तो इस तरीके से दो रूप होते हैं भाषा के। संसार में बहुत सी भाषाएं बोली जाती हैं। हमारे देश में भी कई भाषाओं का प्रचलन में है। हमारे देश के
संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है, जो इस प्रकार है: असमिया, उड़िया, उर्दू, कोंकणी, कन्नड़, कश्मीरी, गुजराती, डोंगरी, तमिल, तेलुगु, नेपाली, पंजाबी, बंगाली, बोडो, मराठी, मलयालम, मैथिली, मणिपुरी, संस्कृत, संथाली, सिंधी और हिंदी। मातृभाषा: बच्चा जिस परिवार और समाज में जन्म लेता है वह उसी की भाषा में बोलने लगता है, उसे उसकी मातृभाषा कहते हैं। अपनी मातृभाषा को आदमी कभी भी नहीं भूलता। हम लोगों में से अधिकतर की मातृभाषा हिंदी है। तो मातृभाषा क्या होती है? जिस परिवार में आप पैदा होते हैं और जो परिवार की भाषा होती है उसी को मातृभाषा कहा जाता है। और इसको सीखने के लिए बाहर जाने की या स्कूल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती। जब बच्चा शुरू से उसी भाषा जब आसपास होती है, उसी भाषा में पला बड़ा होता है, तो वो भाषा वो सुन सुनकर उसे क्या कर लेता है, ग्रास्प कर लेता है और सीख जाता है। जैसे कि कभी सोचो कि इंग्लिश हमारे लिए बड़ी टफ हो जाती है बोलना, और अगर आप फॉरेन कंट्रीज़ में चले जाओ, अमेरिका चले जाओ, इंग्लैंड चले जाओ, वहाँ पे जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो बहुत अच्छी फ्लुएंट इंग्लिश बोलते हैं। तो उन्हें देख के लगता है कि हाँ पढ़े लिखे हैं। ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि हमारे यहाँ जो ज़्यादा पढ़ लिख लेते हैं तो उनकी जो लैंग्वेज हो जाती है वो इंग्लिश हो जाती है, यानी कि पढ़ना लिखना पड़ता है लैंग्वेज को सीखने के लिए। लेकिन मातृभाषा एक ऐसी भाषा होती है जो कि बच्चे को बचपन से ही आती है, वो उसी में पला बड़ा होता है। तो इसी तरीके से वो उनकी मातृभाषा है। अगर हम उन्हें हिंदी सीखने के लिए बोल देंगे तो वो हिंदी वो नहीं बोल पाएंगे। जिस तरीके से हम उनकी तरह इंग्लिश में फ्लुएंसी नहीं ला सकते, उसी तरीके से वो हिंदी में फ्लुएंसी नहीं ला सकते। राष्ट्रभाषा: किसी देश के अधिकतर लोग जिस भाषा को बोलते हैं उसे उस देश की राष्ट्रभाषा कहते हैं। हमारे देश के अधिकतर लोग हिंदी बोलते या समझते हैं। हिंदी हमारे देश की राष्ट्रभाषा है। तो जिस देश में बहुत ज़्यादा लोग जिस लैंग्वेज को बोलते हैं, यानी कि जिस लैंग्वेज का परसेंटेज ज़्यादा होता है, वो उस देश की राष्ट्रभाषा होती है। जैसे कि इंडिया की जो राष्ट्रभाषा है वो है हिंदी। यहाँ के ज़्यादातर लोग जो है वो हिंदी लैंग्वेज को बोलते हैं। राजभाषा: देश बहुत बड़ा होता है, उसमें बहुत सी भाषाएं बोली जाती हैं, लेकिन देश के शासन प्रशासन का काम चलाने में उन सब भाषाओं का प्रयोग करना व्यवहारिक नहीं होता। इसलिए जिस भाषा को देश के अधिकतर लोग बोलते हैं और समझते हों, उसे देश की आधिकारिक भाषा की मान्यता प्रदान की जाती है, जिसे उस देश की राजभाषा कहा जाता है। तो जो भाषा कॉन्स्टिट्यूशन कानून में प्रयोग की जाती है, क्योंकि कानून में तो ये सारी लैंग्वेज यूज़ नहीं कर सकते, असमिया, कश्मीरी, उर्दू, पंजाबी, इन सारी भाषाओं को तो लेकर कानून नहीं चल सकता ना, कि असम का कानून असमिया जो है बोल रहा है और पंजाब का कानून जो है वो पंजाबी में बात कर रहा है। तो ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो क्या करते हैं कि जो देश के कानून हैं वो एक भाषा को लेकर चलते हैं और उसी भाषा को क्या बोला जाता है? राजभाषा बोला जाता है। भारत की राजभाषा हिंदी है, यानी कि भारत का कानून में कौन सी लैंग्वेज यूज होती है? हिंदी यूज होती है। इसे भारत की संसद ने 14 सितंबर 1949 को राजभाषा के रूप में मान्यता दी। इसीलिए प्रतिवर्ष 14 सितंबर को देश भर में हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो हिंदी दिवस कब मनाया जाता है बच्चों? 14 सितंबर को मनाया जाता है। अब हम बात करेंगे बोली की। किसी भी भाषा का एक ही रूप सब जगह एक सा नहीं मिलता। विभिन्न क्षेत्रों में लोग भाषा को अपने अपने ढंग से बोलने लगते हैं, जिससे कुछ स्थानीय शब्द मिले होते हैं। भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। जैसे कि हिंदी भाषा है, हिंदी भाषा को ही लोग अपने तरीके से कुछ वर्ड्स ऐड करके अपने अपने क्षेत्र में जो है बोलते हैं और उसी को बोली कहा जाता है। जैसे कि हिंदी भाषा की बहुत सारी बोलियां हैं: अवधी, खड़ी बोली, ब्रजभाषा, भोजपुरी, राजस्थानी, बुंदेलखंडी, भोजपुरी, हरियाणवी आदि। ये सारी बोलियां हैं, भाषाएं नहीं है। खड़ी बोली अब पूर्ण विकसित होकर एक समर्थ भाषा का रूप ले चुकी है। यह बोली आज भारत की राजभाषा है। अब हम बात करते हैं लिपि की। जब हम कुछ बोलते हैं तो हमारे मुख से ध्वनियां निकलती हैं।
ध्वनियों को लिखने के लिए कुछ चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। उन चिन्हों के सामूहिक रूप को लिपि कहा जाता है। ध्वनियों को प्रकट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें उस भाषा की लिपि कहते हैं। विभिन्न भाषाएं अलग अलग लिपियों में लिखी जाती हैं। हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। कुछ दूसरी भाषाएं भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं, जैसे कि संस्कृत, मराठी, नेपाली, कोंकणी आदि। तो ये सभी भाषाएं देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। अंग्रेजी रोमन लिपि में, उर्दू फारसी लिपि में और पंजाबी गुरमुखी लिपि में लिखी जाती है। व्याकरण, हर भाषा के कुछ नियम होते हैं। उन नियमों का पालन किए बिना उस भाषा को ठीक ढंग से लिखा या बोला नहीं जा सकता। उन नियमों को व्याकरण कहा जाता है। व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है। यदि हमें व्याकरण का ज्ञान नहीं है तो हम भाषा का ठीक से प्रयोग नहीं कर सकते। भाषा के सही प्रयोगों के लिए व्याकरण का ज्ञान होना आवश्यक है। व्याकरण के अंग, व्याकरण में मुख्यतः वर्ण, शब्द और वाक्य पर विचार किया जाता है। इसी आधार पर व्याकरण के 3 अंग होते हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। तो व्याकरण के क्या होते हैं? व्याकरण क्या है? व्याकरण भाषा को शुद्ध रूप से सिखाने का शास्त्र है। और व्याकरण के 3 अंग होते हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। वर्ण विचार, वर्ण ध्वनि का लिखित रूप होता है या भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं। वर्ण विचार में वर्णों के आकार, उच्चारण और उनके मेल से शब्द बनने आदि का विचार किया जाता है। तो वर्ण जो है, वर्ण विचार में वर्ण आते हैं। वर्णों को जोड़कर या वर्णों का उच्चारण, वर्णों का आकार और उनसे मिलाकर शब्द जो बनते हैं उनके बारे में विचार किया जाता है। शब्द विचार, प्रत्येक भाषा में बहुत से शब्द का प्रयोग होता है जिसे उस भाषा का शब्द भंडार कहते हैं। शब्द विचार के अंतर्गत शब्दों की उत्पत्ति, विकास, भेद और बनावट आदि का अध्ययन किया जाता है। और आता है हमारा लास्ट, वाक्य विचार। भाषा की सबसे छोटी इकाई जो है वो वाक्य है। वाक्य शब्दों के सार्थक मेल से बनते हैं। प्रत्येक भाषा वाक्य का एक निश्चित गठन होता है। वाक्य विचार में वाक्य की रचना, शब्दों के आपसी संबंध और क्रम, वाक्य भेद आदि का अध्ययन किया जाता है। ये है बच्चों हमारा चैप्टर भाषा और व्याकरण, जिसमें हमने लिपि के बारे में भी पढ़ा। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू सो मच।